विद्यार्थियों, क्या हाल चाल आप लोगों का। आई होप आप लोग बेटर होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 यानी इकाई 3 कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है उस केमिस्ट्री के पेपर की यूनिट नंबर 3 क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक यानी कि रासायनिक बल गतिकी। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का संग्रह फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली यह वीडियो लेक्चर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यह वीडियो लेक्चर एमपी बोर्ड के साथ साथ आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई यदि हम लोग कहते हैं सेंट्रल बोर्ड, या फिर बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है, पर विशेषकर से एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक प्रश्नों को देखेंगे। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक आप मेरे साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पे बने रहिएगा और हम यहाँ पर बात करेंगे अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को देर ना करते हुए। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। तो विद्यार्थी, यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एक्टिव मास, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा पर डिपेंड करती है। सॉरी, एक्टिव मास यानी कि सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। किस पे? सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है अरेनियस इक्वेशन। विद्यार्थी, इस प्रश्न को तो आपको याद करना ही होगा क्योंकि प्रश्न कितनी ही बार एमसीक्यू के फॉर्म में आ चुका है। तो अरेनियस इक्वेशन यानी अरेनियस समीकरण क्या है? तो याद रखना, अरेनियस समीकरण ये दी हुई है। क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। आपको याद रखना है, इसको हम लोग अरेनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? K इक्वल टू ए ई की पावर, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा, ये दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स। कहीं कहीं पर आपको टाइम इनवर्स भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, टाइम इनवर्स भी देखने को मिलेगा। तो ये भी हो सकता है, यदि वो मिनट इनवर्स बोल दे तो भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स भी हो सकती है, टाइम इनवर्स भी हो सकती है और मिनट इनवर्स भी हो सकती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो विद्यार्थियों, इसकी इकाई क्या होगी? तो इसकी इकाई ये दे रखी है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसकी इकाई? तो यहाँ पर इकाई दे रखी है इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या दे रखी है विद्यार्थियों? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से आपको यूनिट इसकी याद रखना होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एस। निम्नलिखित में से किस कारक की वृद्धि के साथ अभिक्रिया का दर स्थिरांक बढ़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रेशर। एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रेशर। प्रश्न क्रमांक 6, फैक्टर ऑन विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन।
वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक डिपेंड नहीं करता है, यानी कि निर्भर नहीं करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता। चाहे तो आप इस वीडियो को रोककर इन सब के आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल टू रिएक्ट इज कॉल्ड। अणुओं को प्रतिक्रिया करने या अणुओं को अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते हो, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 8, द्रव्यमान क्रिया का नियम किसके द्वारा दिया गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय या लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा गुल्डबर्ग और वागे। ध्यान रखना क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गुल्डबर्ग और वागे। वाजे, गुल्डबर्ग और वाजे, और कुछ जगह वागे भी दिया हुआ है, ठीक है, गुल्डबर्ग और वाजे, गुल्डबर्ग और वागे, याद रखना इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट इज। किसी अभिक्रिया की इकाई क्या है? प्रतिक्रिया भी बोलते हैं विद्यार्थियों, इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो अभिक्रिया की इकाई क्या होगी? तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10, विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की गति के साथ या प्रगति के साथ अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखना हमेशा वो डिक्रीज होती है, यानी कि घटती रहती है। तो 10वें का करेक्ट आंसर आ जाएगा डिक्रीज। प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11वां प्रश्न क्या दिया हुआ उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 क्या दिया हुआ उसकी तरफ हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न क्रमांक 11, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड करती है? तो यहां दिया हुआ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करती है। ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करती है। कौन? शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके बारे में बात हो रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक इस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? टेम्परेचर यानी कि तापमान पर निर्भर करता है। इसके अलावा ध्यान रखना प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर यानी कि तापमान पर निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 13, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है? द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ व्हिच इज द फॉलोइंग फैक्टर। किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक निम्नलिखित में से किस कारक के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो याद रखना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टेम्परेचर यानी कि तापमान। इसका भी क्या हो जाएगा? तापमान इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, the main reason for increasing the rate of reaction on increasing the temperature of reaction। क्या प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है किसी अभिकारक का तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या होगा? तो इसका एक ही रीजन है, इंक्रीज इन द इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन, टक्करों की प्रभावी संख्या, टक्करों की प्रभावी संख्या में वृद्धि। तो विद्यार्थियों आप अच्छे से जानते हो कि जब भी आप किसी रिएक्शन की बात करते हो तो आप किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोलिजन के ऊपर यानी कि टक्करों के ऊपर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस रिएक्शन विल बी। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह अभिक्रिया क्या होती है? तो इसका क्लियर सा आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो विद्यार्थियों आप जुड़े हुए हमारे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर। आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा।
वहां पर इस YouTube प्लेटफॉर्म जो आपको दिया हुआ है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, इस पर आप जाकर एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 10 तक के पिछले 12 वर्ष यानी 2013 से लगाकर 2024 तक में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों के संग्रह की एक प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और 12 वर्षों के प्रश्नों को देखिए और अपनी सफलता को अर्जित कीजिए। और स्पीड एजुकेशन चैनल पर आपको इसी 10 यूनिटों के एमसीक्यू के अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन दोनों चैनल पर आप विजिट कीजिए, दोनों आपके अपने चैनल हैं। तो विद्यार्थियों अब हम आ जाते हैं वापस प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 16 क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 16 में कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी किसी अभिक्रिया की दर के a की पावर m b की पावर n हो तो इसकी कोटि क्या होगी। तो हम लोग ऑर्डर जानते हैं, तो ऑर्डर में क्या लिखते हैं, तो सर हम लिखते हैं कि उसके पावर को हम लोग पर प्लस कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा m प्लस n आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17, द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इज, रेडियोधर्मी क्षय की अभिक्रिया की दर क्या होगी। इस प्रश्न को याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 नोट डाउन कर ही लेना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके यानी रेडियोधर्मिता की जो क्षय होता है वो हमेशा किस में रखा गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसको रखा गया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल किस पर डिपेंड करता है, तो अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखो क्या प्रश्न है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निर्भर करता है तो अभिकारकों की सांद्रता पर, उत्पादों की सांद्रता पर, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता पर। तो यहां दिया हुआ है कि अभिकारक उत्पाद दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन ए केमिकल रिएक्शन, आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, इन ए केमिकल रिएक्शन एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, किसमें कन्वर्जन है, ए से बी में परिवर्तन है। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, यहां क्या कह रहे कि ए की सांद्रता चौगुनी होने पर, देखो क्या कह रहा है, ए से बी में यह पाया गया कि ए की सांद्रता चौगुनी होने पर, 4 गुना होने पर अभिक्रिया की दर है वो 2 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया का क्रम क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ, इंग्लिश को भी हम बात कर लेते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन ए बी इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज क्वाड्रेट्स, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में रिएक्शन की ऑर्डर जो होगी, अभिक्रिया की कोटि वो आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 20, इंक्रीजिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज ड्यू टू, तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि का मुख्य कारण, अभी हमने ऊपर देखा था, इस प्रश्न को रिपीट हुआ है, इंक्रीज इन द इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन, टकराव के प्रभावी संख्या में वृद्धि के कारण। प्रश्न क्रमांक 21, which of the following is changed by the use of the catalyst a reaction, यानी किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग से निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। तो सीधी सी कंडीशन है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 22, when a reaction occurs in the number of terms यानी steps, then order of the reaction is determined by the, जब कोई अभिक्रिया पदों यानी कि चरणों में होती है तो अभिक्रिया का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ध्यान रखना, हम बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप, किसी अभिक्रिया की सबसे स्लो स्टेप जो होती है यानी कि धीमी जो चरण होता है वो अभिक्रिया की गति का निर्धारण करता है। प्रश्न क्रमांक 23, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, प्रथम कोटि अभिक्रिया का एकीकृत दर समीकरण का सूत्र क्या है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, क्या है, k = 2.303 t log a by a minus x। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 24, द रिएक्शन रेट इज, एक यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनली। तो द रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनली टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के लिए समानुपातिक
होती है। यहां वर्ड आ जाएगा समानुपातिक होती है। प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न क्रमांक 25 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ, देखो प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ चले हम लोग। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी, यहां पर आएगा मॉलिक्युलरिटी, ये दिया। द वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, नोट डाउन कर लेना। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 26, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर क्यों भैया, ऐसा क्या कारण है? देखो मैं कारण बता देता हूं। एथिल एसीटेट फार्मूला क्या है? CH3COO C2H5 प्लस हाइड्रोलिसिस मतलब H2O। ठीक है साहब, एरो का साइन बनाए। अब आप जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये यहां से ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो क्या बनाओगे आप? सर एक तो बनेगा CH3COOH प्लस दूसरा बन जाएगा C2H5OH। एक तो एसिडिक एसिड बन गया और एक अल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ वाटर जो रहता है वो एक्सेस क्वांटिटी में रहता है, वाटर ज्यादा मात्रा में होता है। तो जब भी कोई रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में हो, ज्यादा मात्रा में हो, तो वो क्या करता है? उस रिएक्शन के रेट को डिसाइड नहीं कर सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पूरी रिएक्शन की जो दर है, रिएक्शन की रेट है, अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली डिपेंड ऑन द एथिल एसीटेट। वो एथिल एसीटेट के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हम क्या कहेंगे? दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण एक शून्य कोटि की अभिक्रिया। सर ऐसा क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानने का एक मात्र तरीका है कि जब भी कोई रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी जब भी कोई रिएक्शन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? तो हम लोग जानते हैं कि सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसलिए उसे आप क्या बोल दोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल दोगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 28, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। 29वां प्रश्न, इन द रेट इक्वेशन द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन द कंसंट्रेशंस टर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस टर्म को क्या बोलोगे आप? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहोगे। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहोगे? तो दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 30, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र और पश्च अभिक्रिया के दर स्थिरांक के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? तो साम्यावस्था स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साम्यावस्था स्थिरांक। प्रश्न क्रमांक 31, देखो क्या लिखा, यहां पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, उसने क्या कहा? ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दर स्थिरांक यहां पर आ जाएगा, ये दर स्थिरांक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब पर निर्भर नहीं करता है। आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी बात करी थी ऊपर हमने, बस यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना नया वर्ड एसिडिक मीडियम आ गया। तो अम्लीय माध्यम में एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 33, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, याद रख लो, आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है। प्रश्न क्रमांक 34, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को आणविकता कहते हैं। 35वां,
फास्ट रिएक्शन आर कंप्लीट इन लेस देन सेकंड। क्या कहा जा रहा है? तीव्र अभिक्रिया 10⁻⁻12 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती। तो इस समय याद रख लेना, कितने समय में पूरी होती है? तो इस समय से भी कम समय में वो कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करें हम लोग? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम क्या हो गई? डबल हो गई। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस इज दैट, अभिक्रिया तंत्र का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुनी हो जाती है। तो इसका सबसे उचित कारण क्या है? तो यहां पर रीजन दिया हुआ है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जीज इंक्रीजेस, धेली ऊर्जा वाले अणुओं का अंश वहां पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। आगे चलते हैं, 37वां प्रश्न। द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक के आयाम में क्या शामिल होता है? तो कंसंट्रेशन एंड टाइम, यानी सांद्रता और समय दोनों को शामिल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 38, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, आपके पास एक अभिक्रिया दी हुई है, देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन ए का नंबर ऑफ मोल ए है, बी का नंबर ऑफ मोल बी है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीजेस बाय 4 टाइम, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू। तो एक निश्चित अभिक्रिया AABB के लिए जब A की सांद्रता 4 गुनी बढ़ा दी जाती है तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो ये हो जाएगी K की पावर 1/2, यानी आधी हो जाती है, ध्यान रखना, हाफ हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 39, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी 1.5, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी फ्रैक्शनल और जीरो नहीं होती है, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 40, Which of the following statements is not correct for order of the reaction, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के क्रम के लिए सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, किसी भी अभिक्रिया का क्रम भिन्नात्मक नहीं हो सकता। 41वां प्रश्न, कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, टक्कर सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी जैव आणविक अभिक्रियाओं पर, या सॉरी बायोमोलिकुलर रिएक्शन जैव आणविक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। चलते हैं आगे विद्यार्थियों, तो आप अभी देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक के एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक और प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 42, इसको आप रीड आउट कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। उसको मैं समझा रहा हूं आपको कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए से बी इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, if the concentration of A is double then the rate of reaction increases by which of the following factor। प्रश्न क्रमांक 42 क्या दिया हुआ, हिंदी में इसको पढ़ रहा हूं मैं। A से B का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यदि A का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक में बढ़ती है? तो डेफिनेटली क्या होगा, जब अभिक्रिया A का सांद्रण आप 2 गुना करोगे तो अभिक्रिया की कोटि 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ध्यान रखना, 4 हो जाएगी। आगे चलते हैं, 43 क्वेश्चन नंबर, फॉर मोस्ट रिएक्शन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके मध्य में होता है? तो याद रख लेना विद्यार्थियों, 2 से 3 के मध्य में होता है। किससे? 2 से 3 के मध्य में होता है। प्रश्न क्रमांक 44, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितने औसत आयु की आवश्यकता होगी? What is the average age required for 99.9% completion of the first order reaction? 6.93। इसको आप याद रखना, इसका सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे। 6.93, आगे हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 45, किसी अभिक्रिया के लिए सकरण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। The value of activation energy of reaction can be determined। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 भिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके। आगे चलते हैं, 46, एक क्वेश्चन दिया 46 नंबर का, क्या दिया हुआ? यहां पर दिया हुआ 2FeCl, इसकी रिएक्शन SSCN2 से होगी। ये क्या पूछ रहा है? ये उदाहरण है। तो देखो कितने नंबर ऑफ मोल हो गए, तो 2 मोल तो ये रहा और 1 ये हो रहा, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गए? 3। तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी।
क्योंकि यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं, ध्यान रखना कोई कैटलिस्ट नहीं है इसमें। आगे चलते 47 अभिक्रिया A+2B के लिए वेग R = AB² द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी? तो हम लोगों ने क्या कहा, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं पावर में जाते हैं उनको ऐड करना है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे चलते 46 क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न 49 द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसी अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर डिक्रीज विद टाइम, समय के साथ साथ हमेशा घटती है। प्रश्न क्रमांक 50 निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा त्वरित वेग बताया जा सकता है? Which of the following equation describe the instantaneous velocity? तो माइ dc/dt माइनस dc/dt से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51वां अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या का सूचक क्या है? तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज इंडिकेटर ऑफ, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता। 52वां प्रश्न ए का बीम का ए से बी में परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी, ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए। क्वेश्चन रिपीट हो गया विद्यार्थियों, पहले जा चुका है, डबल प्रिंट हो गया। 53वां क्वेश्चन प्रथम कोटि अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया दर स्थिरांक किस पर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, याद रखना। 54वां वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, एमसीक्यू में एक बार आ चुका है। फैक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलो प्रश्न क्रमांक 55वां मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल टू रिएक्ट इज कॉल्ड। अणुओं को अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। चलते आगे 56वां प्रश्न द्रव्यमान क्रिया का नियम किसके द्वारा दिया गया? लॉ ऑफ मास एक्शन गुल्डबर्ग और वाजे के द्वारा दिया गया, याद रखना। 57वां प्रश्न किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक स्पीशीज की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, देन द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्रश्न क्रमांक 58वां बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायुकाल 140 दिन, क्या 140 दिन है। प्रारंभ में 1 ग्राम तत्व लेने पर 560 दिनों के बाद बची हुई मात्रा कितने ग्राम में होगी? इसका सॉल्यूशन आगे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इज 140 डेज ऑन टेकिंग 1 ग्राम एलिमेंट्स इनिशियली द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 560 डे विल बी। तो ये अर्धायुकाल वास्तव में क्षय के परिणाम स्वरूप किसी तत्व की दी गई मात्रा के आधे से कम होने और इस प्रकार विकिरण के उत्सर्जन से के समय को मापती है। अतः हम जानते हैं कि क्या जानते थे? T = n × T1/2, जहाँ T समय क्या होती है? T1/2 अर्धायुकाल और n अर्धायुकाल की संख्या। वेट आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो दिया हुआ T कितना है? 560 डे। T1/2 क्वेश्चन में कितना? 140 दिन। n क्या? n का मान प्राप्त करने के लिए इन मानों को उपयुक्त सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमने क्या लिखा? n = 560/140, तो n = क्या निकल के आ गया? 4 हो गया जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या गया? nt = NO ब्रैकेट में 1/2 की पावर n। nt क्या है? शेष रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट। NO क्या है? मूल रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। n अर्धायुकाल की संख्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। प्रश्न में यदि हम कहें कि NO का मान दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो हमें किसका मान निकालना? NT का मान निकालना। और NO कितना? 1 ग्राम दिया हुआ, तो मानों का प्रतिस्थापन करने पर आप देखोगे कि NT = 1/2 की पावर 4, तो आंसर 1/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/, इसलिए 560 दिनों के बाद तत्व का 1 ग्राम घटकर 1/16 ग्राम हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1/16, 1/16। और आप नोट डाउन कर लेना इसको, वीडियो को रोककर देख लेना। 59 क्वेश्चन तीव्र अभिक्रिया अभी हमने देखी 10 की घात -9 10 की घात -12 10 की घात -9 सेकंड में पूरी होती है। 60वां प्रश्न तीसरे क्रम की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसकी यूनिट क्या होगी?
तो थर्ड ऑर्डर की यूनिट नोट कर लेना, एमसीक्यू में आ सकती है ये रही, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -1 या सेकंड इनवर्स। 61वां प्रश्न, अभिकारकों की न्यूनतम और अधिकतम ऊर्जा अवस्था में अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 62, विकिरणों के अवशोषण द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। 63 प्रश्न क्रमांक, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसको आणविकता कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलिटी। 64वां प्रश्न, किसी अभिक्रिया के तंत्र में सबसे धीमा चरण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होती है, दर निर्धारण पद होता है। इन द मॉली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आपको एक मैच द कॉलम दिखाई दे रहा है, ये मैच द कॉलम, ये तो आप स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए या अपनी कॉपी में इसको आप नोट डाउन कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू आना तय है। क्या दिया हुआ है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया का यूनिट दिया हुआ, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये आपका हो जाएगा। दूसरा, प्रथम कोटि का यूनिट सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर का यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर का मोल की पावर -2 लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है? तो ये आपको चारों यूनिट याद करना पड़ेगा। किस किस की? जीरो की, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की। चलो विद्यार्थी आगे चलते हैं, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस में भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसी भी प्रकार की अभिक्रिया की सांद्रता निर्भर नहीं करती शून्य पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन यूनिट टाइम? इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया की दर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, क्या दिया हुआ? व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। किसी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, राइट द फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T1/2 0.693/K। क्या कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अवधि का सूत्र क्या है? तो अवधि का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है T1/2 = 0.693/K। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पॉइंट भी याद रखना, ये भी पहले आ चुका है। क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल की अवधि प्रारंभिक सांद्रता के समानुपातिक होती है। प्रश्न क्रमांक 6, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक किसके बीच में होता है? तो 2 से 3 के बीच में होता है। फॉर द मोस्ट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट बिटवीन 2 to 3। अब देखो, एक रिएक्शन दी हुई है। क्या रिएक्शन है? यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है उसने कि H2 गैस है, Cl2 भी गैस है, 2HCl बना। पर कौन से मीडियम में रिएक्शन है? एक्वस मीडियम। यानी इन वाटर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो भैया ये रिएक्शन क्या हो गई? इसकी प्रेजेंस में हो रही है, तो हम कह रहे हैं ये वाटर की प्रेजेंस में हो रही है। यानी कैटलिस्ट क्या हो गया? आपका वाटर हो गया। उत्प्रेरक क्या हो गया? वाटर हो गया। तो इसी कंडीशन में जब भी कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ होती है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? व्हाट इज द एवरेज एज रिक्वायर्ड फॉर 99.90% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? 6.93। मैंने आपको कहा था मैं इस क्वेश्चन का आंसर बाद में डिस्कस करूंगा, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड। तो T 99.9 और 10 T50 हो जाएगा। तो T50 = 0.693/K हो जाएगा और T एवरेज 1/K हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं 6.9332। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6, शून्य कोटि अभिक्रिया के T1/2 किसके समानुपाती होता है? तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रश्न क्रमांक 7, व्हाट इज एनर्जी बैरियर? बहुत अच्छा प्रश्न विद्यार्थी। एनर्जी बैरियर क्या होता है? एनर्जी बैरियर, तो द मिनिमम एनर्जी अचीव्ड बाय द रिएक्टेंट ओनली आफ्टर व्हिच इट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इज नोन एज एनर्जी बैरियर। उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद ही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, उसे हम ऊर्जा अवरोधक कहते हैं।
reactants molecule can not form activated complex till they reach this height activation energy and cannot be converted into form of product. अभिकारक अणु जब तक इस शिखर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता तब तक वे सक्रिय संकुल नहीं बना सकते, उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। आठवां पॉइंट, दर निर्धारण चरण को समझाइए। एक्सप्लेन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सम केमिकल रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप और मोर स्टेप। रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप, इट इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो एक चरण में होती है और कुछ एक से ज्यादा चरण में होती है। तो जब कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा चरण में होती है, जो उसकी जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, धीमी गति से चलने वाली स्टेप होती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, लीटर पर मोल पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, कैन बी मॉलिक्युलरिटी भी जीरो। किसी अभिक्रिया का क्रम शून्य हो तो क्या आणविकता भी शून्य हो सकती है? तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, दिस इट कैन नॉट बी जीरो। किसी अभिक्रिया की आणविकता हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए कभी भी वो शून्य नहीं हो सकती है। आगे दिया, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेट, विशिष्ट अभिक्रिया का दर क्या होता है? द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन at a given temperature is equal to that rate of the reaction when concentration of each reaction is unity। किसी दिए गए तापमान पर अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया दर उस अभिक्रिया की दर के बराबर होती है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता एक होती है। जैसे एक रिएक्शन दी हुई, यहाँ पर A2 + B2 क्या बना, 2AB। तो हम क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनली A2 और B2। तो इफ A2 = B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, K के ऊपर, अतः विशिष्ट अभिक्रिया की दर स्थिरांक हो जाएगी। अगला प्रश्न, व्हेन इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस रेट। अभिक्रिया की औसत दर उसके तात्कालिक दर के बराबर कब होती है? तो व्हेन वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल इज नियरली जीरो, जब समय अंतराल का मान लगभग शून्य होता है। आगे देखना, और व्हेन टाइम बाय इनफाइनाइट फॉर्म is minutes, then its average rate of reaction is comparable to its instantaneous rate। या जब अनंत रूप से समय मिनट में होता है तो अभिक्रिया का औसत दर उसकी तात्कालिक दर के बराबर होता है, और इसी को हम dx/dt भी कहते हैं। और टाइम इज del t से 0 होगा तो del x/del t के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला, व्हाट इज अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। छद्म एक अणु अभिक्रिया क्या होती है? तो इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि दिखने में सेकंड ऑर्डर की होती है पर होती वास्तविकता में क्या, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो लिखा हुआ, देयर आर सम रिएक्शन इन व्हिच मॉलिक्युलरिटी इज मोर देन 1, दैट इज 2 और मोर मॉलिक्यूलर प्रेजेंट्स। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें आणविकता 1 से अधिक होती है, यानी 2 या 2 से अधिक अणु वहां पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। बट इन द केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स इज चेंज and it's only responsible for its rate of the reaction, thus order is 1। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता बदल जाती है और ये केवल अभिक्रिया की दर के लिए जिम्मेदार होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस प्रकार का क्रम एक होता है और इस अभिक्रिया को हम छद्म एक अणु का अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनेगा। तो रिएक्शन ओनली सुक्रोज पे डिपेंड करती है, वाटर पे डिपेंड नहीं करती है। आगे आते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक क्या होता है? तो जनरली रेट ऑफ एनी रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सामान्यतः क्या होता है कि तापमान में वृद्धि के कारण किसी भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो उसका रेट जो होगा वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। चलो यहाँ पे दिया फार्मूला, तापमान गुणांक kT + 10/kT, T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान और T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान, तो तापमान गुणांक T से 2/3 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा 2 से 3 के बीच में होता है। प्रश्न क्रमांक 14, एस कंपेयर्ड टू वाटर गैसोलीन वेपराइज फास्टर व्हाई। पानी की तुलना में गैसोलीन तेजी से वाष्पित होता है, क्यों? तो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ गैसोलीन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वाटर। तो गैसोलीन के वाष्पीकरण की सक्रियण ऊर्जा का मान पानी की सक्रियण ऊर्जा के मान से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। चले अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है, फॉर रिएक्शन A + B
प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय k a की पावर 1/2 और b की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? किसी अभिक्रिया में a प्लस b उत्पाद के लिए दर नियम इस प्रकार दिया गया है कि a की पावर 1/2 और b की पावर 2, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो आप क्या लिख सकते हो? अभिक्रिया की कोटि 2/1/2 होगी। क्या होगी? 2.5 होगी, 2.5 होगी, यानी कि 2.5 होगी। ध्यान रखना। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? a/2 + 2, a/2 + 2, ठीक है ना? a/2 + 2 है, तो इसको काट देना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 आ जाएगा, है ना? तो हमने क्या लिखा? a/2 + 2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2.5 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां प्रश्न। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x to y follows second order kinetic if concentration of x is increases to 3 times. How will is affected the rate of formation of y? अणु x से y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करता है। यदि x की सांद्रता 3 गुना बढ़ा दी जाए तो y के निर्माण की दर पर क्या प्रभाव होगा? तो देखो यहाँ पर ये इसका पूरा न्यूमेरिकल दिया। द रिएक्शन x to y अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, x की पावर क्या हो जाएगी? 2, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ x इज इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स देन द न्यू रेट इज, यदि x को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो नई दर क्या होगी? k 3x का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9kx², 9k, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा, तो 9 टाइम्स बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 17। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट ऑफ 60 मिनट्स। SO2Cl2 को उसको प्रारंभिक मात्रा के आधे तक विघटित करने में 60 मिनट का समय लगता है, ठीक है? इफ द डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि अपघटन प्रथम क्रम की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया के दर स्थिरांक की गणना करें। तो क्या होगा यहाँ पर? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k = 0.693/t1/2, तो 0.693/60। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? देखो यहाँ देखिएगा 60 दिया हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1.15 × 10⁻² मिनट इनवर्स या 1.925 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? डेफिनेशन दी हुई क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा। तो हम लोग क्या करें कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिव एटम और मॉलिक्यूल्स टू बी कंडीशन इन विच दे कैन अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन। सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो परमाणु या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है जिसमें वे रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन से गुजर सके। इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत में, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंट इन एनर्जी कंटेंट बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल इन एक्टिवेटेड और ट्रांजिशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन and the corresponding atom and molecule in their initial configuration। सक्रियण अवस्था सिद्धांत में सक्रियण ऊर्जा सक्रिय या सक्रियण अवस्था विन्यास में परमाणु या अणुओं और उनके प्रारंभिक विन्यास से संबंधित परमाणुओं और अणुओं के बीच ऊर्जा सामग्री के अंतर को बताती है। और हम इस एक्टिवेशन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, इससे आप इसको बता सकते हो। ये रहा फार्मूला, ठीक है ना? ये दिया हुआ कि a एक्सपोनेंशियली -a/RT हो जाएगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न विद्यार्थी, इसको भी याद रखिएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? तो द एनर्जी दैट आर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुली इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। टकराव को प्रभावी और सफल बनाने के लिए सभी टकराने वाले अणुओं में जो न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए उसे हम लोग दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे आप लोगों के कक्षा 12वीं के केमिकल काइनेटिक के जो सिलेक्टेड एमसीक्यू जो एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं। तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर में यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो के साथ में पुनः आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी, फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।